पता नहीं मायके में क्या दुख है, जो बहू वहाँ जाकर परेशान हो जाती है। आज फिर बहू बड़ी उदास आई है मायके से। लगता है कि फिर कुछ न कुछ जरूर हुआ है। दामिनी मायके से लौटी हुई बहू रूपा का उदास चेहरा देखकर सोचने लगी, जब से समधी जी का स्वर्गवास हो गया हमेशा ही ऐसा होता। रूपा जाती तो मायके बड़ी शौक से है, लेकिन एक तो कहे हुए समय से पहले ही लौट आती है और बहुत दुखी लौटती। एक दो बार पूछा भी कि क्यों इतना परेशान हो जाती हो, लेकिन कुछ अनमने ढंग से जवाब देकर टाल दिया। और आज भी वो जल्दी ही वापस आ गई, और जब से आई है तब से चेहरे पर न जाने कितनी उदासी के बादल छाए हुए थे। रूपा रसोई में चाय बना रही थी, तभी दामिनी पानी लेने रसोई में गई तो देखा कि रूपा की आंखों से आंसू बह रहे हैं। क्या हुआ रूपा बेटा? दामिनी ने सोचा कि वो रूपा को कलेजे से लगाकर कुछ पूछें, लेकिन कुछ सोचकर चुप लगा गई। अपनी प्यारी बहू की आंखों में आंसू देखकर तो उसका कलेजा होंक उठा, क्योंकि दामिनी रूपा को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उस समय तो दामिनी चुपचाप बाहर चली आई, लेकिन उसने मन ही मन कुछ निर्णय ले लिया। जब रूपा बाहर चाय लेकर आई तो दामिनी से बिल्कुल भी रहा नहीं गया, क्योंकि रूपा की लाल लाल आंखें बहुत कुछ कह रही थी। रूपा बेटा, तुम इस बात का गलत अर्थ ना निकालना, लेकिन बेटा मुझको तुम्हारे मायके से लौटकर आने पर यह उदास परेशान चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कुछ बात तो ज़रूर है, वरना हमारी बहू इतनी जल्दी परेशान होने वाली नहीं। क्या मुझसे नहीं बताओगी अपनी परेशानी? दामिनी रूपा के सिर पर हाथ फिराते हुए बोली। अचानक रूपा दामिनी से लिपटते हुए फूट फूट कर रो पड़ी। मम्मी जी, वहाँ पर कुछ भी नहीं ठीक है। मैं आज 2 सालों से सोच रही थी कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन शायद मैं हार गई। मैं कुछ भी नहीं ठीक कर पाई। मम्मी बहुत परेशान है। यह कहते कहते रूपा के मुंह से सिसकियों की आवाज़ निकलने लगी और वो बीती हुई यादों में खो गई। रूपा, पापा अचानक हम लोगों को छोड़कर चले गए। बड़े भैया राजेश का फ़ोन आधी रात को आया। भैया ये क्या कह रहे हैं आप? रूपा तो पापा के जाने की खबर सुनकर बिलख ही उठी। बहना बिल्कुल सच बात है ये, राजेश रोता हुआ बोला। रोती बिलखती हुई रूपा मायके पहुंच गई और मम्मी से लिपटकर बिलख बिलख कर रो पड़ी, और कुछ ही देर में सब समाप्त हो गया। रूपा की तो रुलाई ही नहीं रुक रही थी, क्योंकि रूपा दोनों भाइयों से छोटी थी और इसलिए अपने पापा की बहुत ज़्यादा लाडली। लेकिन भगवान के आगे इंसान मजबूर हो जाता है। आखिरकार रूपा जल्दी मायके आने का वादा करके ससुराल वापस आ गई, और जब दोबारा वो मायके गई तो वहाँ बहुत कुछ बदल चुका था। दोनों भाइयों और भाभियों में घर और दुकान की प्रॉपर्टी को लेकर बहुत ज़्यादा तनातनी चल रही थी, और दशा यहाँ तक बिगड़ गई थी कि दोनों ही भाई और भाभियाँ मम्मी को रखने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। रूपा को तो समझ में ही नहीं आया कि जिस घर में हर समय प्यार बरसता था, वहाँ अचानक धन दौलत को लेकर इतना विवाद की प्राणों से प्यारी माँ की भी अवहेलना टूट सी गई। उसने दोनों भाइयों और भाभियों को समझाने की बहुत कोशिश की कि शायद वो लोग उसकी बात मान जाएं, लेकिन अब तो वो अपनी दुलारी बहन की बात भी सुनने को तैयार नहीं थे। रूपा को सबसे ज़्यादा दुख अपनी माँ कावेरी को लेकर होता, जो कि बेचारी न घर की रही थी न घाट की। दोनों भाभियाँ एक एक समय बहुत एहसान जताकर खाना देती, वो भी बासी खुशी उल्टा सीधा। कावेरी उस परिस्थिति में भी मुंह नहीं खोलती, क्योंकि वो स्वभाव से बहुत ज़्यादा सीधी और सरल थी। और तो और जो भाभियाँ पहले उसको मायके आने पर हाथों हाथ लेती थीं, वो अब रूपा के मायके आने पर अक्सर मुँह बनाते देखी जाती हैं। वो दोनों ही ना रूपा को खाना पूछना चाहती, ना ही चाय नाश्ता, लेकिन उसको अपने अपमान की नहीं बल्कि माँ की बहुत ज़्यादा चिंता होती। रूपा जब भी आती मायके तो सोचती कि चलो कुछ दिन तो माँ के पास अच्छे से बिता लेगी, लेकिन माँ की दुर्दशा देखकर
इतना ज़्यादा दुखी हो जाती कि जल्दी ही वापस भी चली जाती। लेकिन उसको हमेशा यही चिंता खाए जाती कि भले उसका मान सम्मान ना हो मायके में, पर वो काश अपनी माँ के लिए कुछ कर पाती। भाई भाभी तो अपनी अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीने ही लगे थे। अचानक रूपा के मुंह से बहुत ज़ोर ज़ोर से सिसकियाँ निकलने लगी। रूपा बेटा, तुम इतना ज़्यादा परेशान थी और तुमने अपने दुख को अपने ही अंदर दबा कर रखा। क्या इस माँ को भूल गई थी क्या? तुम्हारी मम्मी का दुख हमारा दुख। हम कल ही समधन जी को लेने चलते हैं और अब समधन जी हमारे साथ ही रहेंगी। दामिनी रूपा के सिर पर बड़े प्यार से हाथ फिरा रही थी। लेकिन मम्मी जी, ये संभव कहाँ है? माँ बेटी के घर कहाँ रह सकती है? लोग तो कहते हैं कि माँ बाप तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पी सकते। रूपा परेशान होते हुए बोली, क्यों नहीं बेटा, ये तुमसे किसने कहा? दामिनी समझाते हुए बोली, वो ज़माना बीत गया जब इस तरह के अंधविश्वास पर विश्वास करते थे कि माँ बाप बेटी के घर पानी नहीं पीते। लेकिन मैं इस तरह की बातों को बिल्कुल भी नहीं मानती। अपनी मम्मी को फ़ोन कर दो कि वो अपना ज़रूरी सामान पैक कर लें। हम लोग कल उनको लेने के लिए चल रहे हैं बस, और हम कुछ भी नहीं जानते। थैंक यू मम्मी जी, आपने मुझको बहुत बड़े धर्म संकट से बचा लिया। मैं मम्मी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी। मुझसे मम्मी का कष्ट देखा नहीं जा रहा था। रूपा फिर से अपनी दामिनी को गले से लिपट कर रोई। पागल कहीं की, मम्मी भी कहती हो और अपना दुख भी छिपाती हो। मम्मी से कहीं बच्चे कुछ छिपाते हैं? तुम्हारी मम्मी मेरी भी तो कुछ लगती है कि नहीं? मेरा भी उनके ऊपर कुछ अधिकार है कि नहीं? दामिनी ने मुस्कुराकर पूछा। जी मम्मी जी, बिल्कुल अधिकार है आपका। रूपा तो बिल्कुल जैसे कृतज्ञ भाव से निहाल ही हुई जा रही थी और वो अपनी मम्मी को फ़ोन मिलाने लगी। हेलो मम्मी, हम लोग कल आपके पास आ रहे हैं आपको लेने के लिए। आप अपनी ज़रूरत भर का बस कुछ सामान रख लीजिए। रूपा ने हुलसकर अपनी मम्मी से कहा। उसने दामिनी के कहने पर फ़ोन स्पीकर पर रख दिया था। अरे बेटा, ये कैसे हो सकता है? एक माँ बेटों के होते हुए भी अपनी बेटी के पास कैसे रह सकती है? ये अपने समाज की रीत नहीं है। कावेरी थोड़ा दुखी होकर बोली। समधन जी, आज ज़माना बदल गया है। जब पूत कपूत निकल जाएं, तब बेटियों के पास रहने में कोई भी बुराई नहीं है। रूपा ने तो इतने दिनों तक वहाँ की सारी परिस्थिति मुझसे छुपा कर रखी। अगर मुझको पहले से पता होता तो मैं तो कब का आपको वहाँ से ले आती। ऐसे बेटा बहू के पास तो एक दिन भी नहीं रुकना चाहिए जिनकी आंखों का पानी ही मर गया हो। दामिनी के शब्दों में रूपा के भाई भाभी के लिए नफरत झलक रही थी। लेकिन फिर भी समधन जी, आखिर हमारी अब उम्र ही कितनी बची है, जैसे तैसे गुजार ही लूँगी। मैं तो भगवान से हमेशा ही यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझको भी जल्दी से भगवान रूपा के पापा की तरह अपने पास बुलाकर इस जिल्लत भरी ज़िंदगी से बचा ले। कावेरी का दिल ये बात कहते हुए जार जार रो रहा था। मम्मी प्लीज़ ऐसा मत कहिए। मैं पापा को तो इतनी जल्दी खो ही चुकी हूँ, लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं खोना चाहती। रूपा तो फ़ोन पर ही रोने लगी। समधन जी, हम कुछ नहीं जानते। हम लोग कल आपको लेने आ रहे हैं, और हाँ, अगर आपके बेटा बहू आपको रोकते हैं तो मैं बिल्कुल भी जिद नहीं करूँगी। इतना कहकर दामिनी ने फ़ोन रख दिया। खैर रूपा दामिनी के साथ कावेरी को लेने पहुंच गई। लेकिन रूपा के ये कहने के बावजूद भी कि भैया भाभी, हम लोग मम्मी को हमेशा के लिए अपने पास ले जा रही हूँ, उन लोगों के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। शायद वो लोग कावेरी को अपने साथ रखना ही नहीं चाहते थे। दामिनी और रूपा कावेरी को अपने साथ लेकर चली आईं। लेकिन चलते चलते कावेरी ने अपने स्वभाव के विपरीत जाकर बेटे बहू की करतूतों को देखकर उन लोगों को धमकी भी दे डाली कि तुम लोग जिस तरह से मेरे पति की कमाई को हड़प कर भूल रहे हो ना, उसको तो मैं कोर्ट के द्वारा बहुत जल्दी हासिल कर लूँगी। ऐसे कपूत होने से तो अच्छा था कि भगवान हमको सिर्फ बेटी ही देता। रूपा और दामिनी कावेरी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती। कावेरी का मन रूपा के बच्चे और दामिनी के संग लग गया। कावेरी ने समय के साथ बहुत हिम्मत दिखाई, क्योंकि उसके साथ
उसकी समधन जी और बेटी दामाद का साथ जो था, और उसने अपने बेटा बहू के खिलाफ जायदाद के लिए मुकदमा भी दायर कर दिया। मामला बिल्कुल साफ था, क्योंकि पति के बाद उसकी संपूर्ण संपत्ति की मालकिन उसकी पत्नी होती है। कावेरी को पूरा न्याय मिला और उसके बेटे बहू को अपनी करनी का फल मिल चुका है। और बहुत जल्द कावेरी ने अपनी सारी संपत्ति रूपा के बहुत मना करने के बावजूद भी ये एग्रीमेंट करके लिख दी कि मेरे मरने के बाद मेरी पूरी जायदाद की मालिक मेरी बेटी है। जबकि रूपा ने बहुत कहा कि मम्मी, हमें आपकी कोई भी जायदाद नहीं चाहिए, बस आपका कष्ट हमसे देखा नहीं जा रहा था। समय बीत चला और कावेरी भी भगवान को प्यारी हो गई। रूपा ने कावेरी की सारी जायदाद से एक कावेरी फाउंडेशन गरीबों बच्चों के सताए हुए माँ बाप के लिए खोल दिया। और आज वर्षों बाद भी कावेरी फाउंडेशन गरीबों और वृद्ध व्यक्तियों की मदद के लिए हर समय तत्पर दिखाई पड़ता है। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।